10th क्लास आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, इसका कुछ पोर्शन अभी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कटवा दिया है सिलेबस से, लेकिन हम उसको भी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आज हम करते हैं इसके अंदर रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। ठीक है, सबसे पहले अपने पास आता है कि ग्लास प्रिज्म क्या होता है। तो ग्लास प्रिज्म अपने पास क्या है, एक ट्रायंगल जैसी शेप है अपने पास। रियल में ट्रायंगल नहीं होती है, रियल में पिरामिड शेप होती है। इस तरह से अपने पास एक प्रिज्म होता है। ठीक है, मान लेते हैं दिस इज़ ए बी सी। तो अगर आप इसको रियल में ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शेप आती है, ये इस तरह से। ठीक है, इस तरह से शेप होती है। ये इसका ये वाला हिस्सा ट्रायंगल, इधर ट्रायंगल, नीचे रेक्टेंगल, इधर रेक्टेंगल, इधर रेक्टेंगल। ठीक, तो ये हमारे पास इस टाइप से प्रिज्म की शेप होती है। हम इसको ये वाला हिस्सा इसका शो करते हैं सामने डायग्राम में। ये वाला हिस्सा अपने पास ट्रायंगल मैंने इसकी बना दी है। ठीक है, और ये इस तरह से हमको कुछ दिखता है। यहाँ पर एक फ़ोटो है आपके सामने, वो आपको दिखेगी इसमें प्रिज्म की। ठीक, तो इसमें अपने को क्या बनाना है, अपने को इसका रिफ्रैक्शन करना है। तो रिफ्रैक्शन में अपने पास क्या होता है, सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन सी होती है, टकराने से पहले वाली। तो मान लेते हैं एक रे ऐसे आई। ठीक है, मान लेते हैं इस रे को दिस इज इंसिडेंट रे। अब हमें पता है कि अगर रास्ते में कुछ भी ना हो तो लाइट कैसे चली जाती है, एकदम सीधी चली जाती है बिना मुड़े। लेकिन रास्ते में क्या आ गया, मीडियम आ गया। मीडियम किसका है, ग्लास। तो बाहर एयर है, यहाँ ग्लास है, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। दैट इज रेयर टू डेंसर, मुड़ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से एक नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल का मतलब क्या था, 90 डिग्री। तो ये सरफेस के साथ 90 डिग्री दिखना चाहिए अपने को। ठीक है, अपने को ऐसा नहीं है कि ये लाइन ऐसे है और नॉर्मल इस तरह से हो जाएगा। नहीं, नॉर्मल का मतलब होता है जो एग्जैक्ट 90 डिग्री पर ही हो। तो इसको जाना सीधा चाहिए था, लेकिन अगर रेयर टू डेंसर जा रही है तो क्या होगा, अगर हमारे पास लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो क्या होता है, मूव टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है ना, ये नॉर्मल के पास मुड़ जाएगी। ठीक है, देखो थोड़ा सा फर्क आ गया इसके अंदर, ये इस तरह से चली जाती है। ठीक है, अब क्या होगा, अब लाइट कहाँ पर है, ग्लास के अंदर। अब इसका मन कैसे करेगा, इसको जाना सीधा चाहिए था, क्योंकि अगर रास्ते में कोई भी मीडियम ना हो तो क्या होता है, लाइट सीधी निकल जाती है। लेकिन बाहर फिर से मीडियम चेंज हो गया, तो हम यहाँ पर एक और नॉर्मल बनाएंगे। इसको हम नाम देते हैं नॉर्मल नंबर 2, और ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब इसका क्या होता है, अगर ये डेंसर टू रेयर जा रही है तो डेंसर टू रेयर में क्या है, लाइट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो ये नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगी। यहाँ पे नॉर्मल है, इससे दूर मुड़ेगी, तो ये हमें कुछ इस तरफ जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये है इंसिडेंट रे। अंदर वाली रे को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और जो रे बाहर आई उसका नाम रखा इमर्जेंट रे। दिस इज इमर्जेंट रे। ठीक है, ये वाला होगा अपने पास एंगल आई, ये वाला होगा अपने पास एंगल आर, ये वाला भी एंगल आर, और इस एंगल को हमने नाम दिया एंगल ई। ओके, अब रे रियल में इधर जाना चाहिए था इसको, लेकिन जा इधर रही है। तो अगर हम इसको पीछे डॉट 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 करके बनाते हैं तो ये अपने रास्ते से इतना डेविएट हो गई। ठीक है, इसको जाना उस तरफ था, चली इस तरफ गई, तो इतने एंगल पे वो राइट मुड़ गई, और इस एंगल का हमने नाम रखा एंगल डी। दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है लाइट कितना मुड़ी। ओके, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, कि प्रिज्म का एंगल कितना है। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, क्वेश्चन आएगा या तो ये आ जाएगा ड्रॉ रे डायग्राम विच शो रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, उसके अंदर आपको ये डायग्राम बनाना है। या फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि ये डायग्राम बना हुआ है, इसको कंप्लीट करो। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास सिर्फ इतना डायग्राम आ गया। ठीक, ये इधर और ये इधर और ये इधर निकल गई। ठीक है, तो इसने कहा कि बताओ इसमें क्या मिस्टेक है। तो आपको पता है कि इसको इधर नहीं जाना चाहिए था, हमें क्या पता है कि ये इस तरह जाती लेकिन नॉर्मल से दूर हो जाती है। ठीक है, 4 डायग्राम गिवन होंगे, पूछा जा सकता है कि इसमें सही कौन सा है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि बताओ कौन सा एंगल कौन सा है। यानी कि डायग्राम बना हुआ मिलेगा और कहेंगे कि इसको मार्क करो कि हमारे पास किस एंगल का नाम क्या है। ठीक है, इस तरह से हम इसको बनाते हैं। एक बार इसको नोट कर लो, ये डायग्राम इस तरह से हम बनाएंगे और इस टाइप से आपकी बुक में ये गिवन है। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो। डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट देखो क्या होता है, डिस्पर्जन का मतलब होता है टूटना। ठीक
ठीक है, लाइट का टूटना किसमें, 7 कलर्स में। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में आपने हो सकता है 7th क्लास में पढ़ा हो, 8th में भी था इसके बारे में थोड़ा सा। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब अपने पास क्या है, इट इज़ द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। स्प्लिटिंग मतलब टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। ठीक है, इज कॉल्ड डिस्पर्जन। और 7 कलर कौन से होते हैं, विबग्योर। यहाँ पे वी का मतलब वॉयलेट, आई का मतलब इंडिगो। ये इंडिगो वाला आपके चैप्टर था शायद, गांधी जी वाला चैप्टर था इंग्लिश में। ठीक है, इंडिगो। ब्लू, ये अपने पास स्काई ब्लू की बात चल रही है। जी से अपने पास है ग्रीन, वाई से है येलो, ओ से ऑरेंज एंड आर से रेड। ठीक है, तो आपको इसको विबग्योर के रूप में याद रखना है। विबग्योर में क्या होता है, हमने इसको इसी तरह से क्यों लिखा, तो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ आपने साउंड चैप्टर में पढ़ा था, तो लाइट भी वेव की तरह बिहेव करती है। ठीक है, अलग अलग कलर्स की अलग अलग वेवलेंथ होती है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा हो रही है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की, सबसे कम वॉयलेट की। उसी तरह से अगर हम इसको लिखते हैं तो ये आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। और हमें एक चीज़ याद रखनी है कि फ्रीक्वेंसी हमेशा फिक्स होती है, इट डू नॉट चेंज, लेकिन वेवलेंथ इट कैन चेंज। तो हमारे पास जो परमानेंट प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, लाइट की फ्रीक्वेंसी है। अलग अलग कलर के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के बारे में हम इसमें डिटेल में बात करते हैं। ये है आपके सामने विबग्योर। विबग्योर के 7 कलर लिखे हुए हैं। तो हमारा जो विजिबल रीजन है वो आता है 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में। नैनोमीटर यानी कि 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, अब विबग्योर में क्या होगा, वॉयलेट फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, सबसे ज़्यादा, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और वेवलेंथ इसकी सबसे कम। उसी तरह से इंडिगो की वेवलेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, ब्लू की और ज़्यादा, ग्रीन की और ज़्यादा, येलो की और, ऑरेंज और रेड। इस तरह से इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज होती रहती है। ठीक है, अब हमारे पास जो है, अभी हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो था रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। और जो इसके रिफ्रैक्शन में आता था अपने पास एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है ना, वो इन दोनों पे डिपेंड करता है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी या फिर यूँ कहें कि अलग अलग वेवलेंथ के लिए एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू भी अलग अलग होती है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या था, हमने इस तरह से एक प्रिज्म बनाया था। ठीक है, पहली रे ऐसे जा रही थी, दूसरी रे इसको जाना ऐसे चाहिए था, फिर ये इधर ऐसे मुड़ गई थी। ठीक है, फिर इसको इधर जाना चाहिए था, लेकिन फिर नॉर्मल से दूर हो गई थी। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या था, जो रियल में रे होती है और जो मुड़ गई, उन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, इसको हम डी से डिनोट करते थे, एंगल डी। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। फिर आपके मन में आया होगा कि वो हमने प्रिज्म के अंदर ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो उसके अंदर क्या है कि हम सिंगल कलर की लाइट लेते हैं। ठीक है, हम उसमें वाइट लाइट नहीं लेते जब भी हमें इसका एक्सपेरिमेंट करना हो। ये मान लीजिए कि जो अपना प्रिज्म है उसका एक्सपेरिमेंट हम लेज़र लाइट से करते हैं, और लेज़र लाइट का कलर कौन सा होता है, तो लेज़र लाइट का कलर रेड होता है। ठीक है, उसी तरह से हम अलग कलर की लाइट यूज़ कर सकते हैं, कौन सी, ब्लू कलर की लाइट यूज़ कर लो, येलो कलर की लाइट यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग एंगल के लिए एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम वाइट लाइट यूज़ करेंगे तो जो हमारे पास प्रिज्म है वो हमें 7 डिफरेंट कलर्स दिखाएगा। किस तरह से दिखाएगा वो देखिए, ये है हमारे पास प्रिज्म। ठीक है, इस तरह से लाइट गई हमारे पास। ये कौन सी लाइट आई, वाइट लाइट। तो वाइट लाइट का अपने को पता है कि वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। तो इसके क्या होगा, लाइट को इधर जाके इधर मुड़ना चाहिए था। ठीक है, अब इसके अंदर कितने कलर है, टोटल 7 कलर्स है। तो 7 के 7 कलर्स अलग अलग एंगल पे मुड़ते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें अलग अलग एंगल्स के ऊपर लाइट मिलती है। अगर आप इसमें वाइट कलर की लाइट यूज़ करोगे तो हम इस तरह से यहाँ पर 7 कलर्स मिलेंगे। लेकिन अगर सिंगल कलर की लाइट यूज़ करोगे, मान लो आपने येलो यूज़ की, तो हो सकता है कि ये वाली लाइट इस तरह से चली जाएगी। ठीक है, मान लो ब्लू लाइट यूज़ की तो इस तरह से चली जाएगी। तो अलग अलग एंगल्स के लिए हमारे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास अलग अलग एंगल की वैल्यू होती है। रियल में रे को ऐसे जाना चाहिए था, तो एक एंगल ये बना इस कलर के लिए, इस कलर के लिए एंगल अलग, इस कलर के लिए अलग,
हर कलर के लिए एंगल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और हमने इसको नोट किया तो हमारे पास सबसे नीचे आता है V, सबसे नीचे V, ऊपर क्या होगा फिर I B G Y O R। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ा एंगल किसके लिए आएगा, वॉयलेट के लिए या रेड के लिए, तो वॉयलेट के लिए सबसे बड़ा एंगल आ रहा है। ठीक है, देखो इसको, ये तो है रेड का एंगल और ये है वॉयलेट का एंगल, तो ज़्यादा बड़ा एंगल इसका है। तो वी कैन से दिस इज अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, आपके कई बार मन में आ सकता है कि इसको नीचे से ऊपर क्यों पढ़ते हैं, ऊपर से नीचे क्यों नहीं पढ़ते, तो आप इसका सिंपल से समझ सकते हैं कि विबग्योर बोलने में अच्छा लग रहा था, रोए गबरी ये अजीब सा लगता है। ठीक है, ये नॉट साउंड्स गुड, अच्छा नहीं लग रहा था बोलने में, इसलिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं, और कोई इसका खास लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपके इस तरह से बुक के अंदर है। इस चीज़ को सबसे पहले बताने वाले हमारे न्यूटन थे, आइजैक न्यूटन, ग्रेविटेशन वाले। ठीक है, जिनके सिर पे एप्पल गिरा था, लोग मानते हैं ऐसा। तो एप्पल वाले साइंटिस्ट ने ही हमें बताया था कि लाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर। आपने पढ़ा होगा न्यूटन डिस्क के बारे में, तो उसमें होता है कि आप जो रेनबो वाले कलर्स हैं उसको एक कागज़ के ऊपर बनाओ और उसको फिरकी में लगा के घुमा दो, आपको वाइट कलर दिखाई देगा। ठीक है, तो न्यूटन डिस्क यहीं से आई थी। ठीक है, न्यूटन ने बताया था हमें सबसे पहले डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में। तो डिस्पर्जन का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो। तो न्यूटन के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। न्यूटन के बारे में कहा जाता है कि उनका IQ सबसे ज़्यादा था अभी तक। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को 3 तरीके से करके देखा। ठीक है, क्यूरियोसिटी तो होती है, जिनका दिमाग तेज चलता है। उन्होंने क्या किया कि एक प्रिज्म को उठाया। ठीक है, एक प्रिज्म में से उन्होंने वाइट लाइट पास की, तो क्या हुआ, 7 कलर मिल गए। ठीक है, ये चीज़ तो हम पहले ही जान चुके हैं। तो यहाँ से अपने पास जो एक सिंगल लाइट आई, जाना इसको ऐसे चाहिए था 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से उनको 7 कलर मिल गए। ये थे अपने पास विबग्योर। ठीक है, तो उनको लगा क्यों ना हम कुछ और डिस्कवरी करें। ठीक है, ये इनको 7 कलर जो मिले वो थे विबग्योर, सबसे नीचे वॉयलेट और सबसे ऊपर रेड। ठीक है, उन्होंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, एक की जगह 2 प्रिज्म लेते हैं। ठीक है, तो 2 प्रिज्म लेने से क्या होगा, अगर हमें एक प्रिज्म में 7 कलर मिल रहे हैं तो हो सकता है 2 प्रिज्म में या तो 7 + 7 मिल जाए, या 7 × 7 मिल जाए, या 7 की पावर 7 मिल जाए। ठीक है, उनको ऐसा लगा कि हो सकता है कि 2 प्रिज्म में से पास करेंगे या तो अपने पास 14 कलर्स आ जाए, या फिर 7 × 7 49 कलर आ जाए, या 7 की पावर 7। इसी टाइप के रिलेशन होते हैं मोस्टली। ठीक है, 7 - 7 तो आएगा नहीं, इसमें 0 कलर तो होंगे नहीं। ओके, तो उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने 2 प्रिज्म लगाए। तो जैसे उन्होंने 2 प्रिज्म लगाए तो उनको क्या मिला, यहाँ से भी उनको आउटपुट में वही 7 कलर्स मिले जो पहले वाले में मिले थे। ठीक है, यानी कि 2 प्रिज्म लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने सोचा चलो 2 की जगह 3 लगा के देख लेते हैं। तो जितना हमें रिजल्ट 2 में मिला उतना ही 3 में मिला। ठीक है, यानी कि 2 प्रिज्म लगाओ चाहे 3 प्रिज्म लगाओ चाहे 50 प्रिज्म लगाओ, अगर उन सब की ओरिएंटेशन, उन सब का अरेंजमेंट एक जैसा है, उन सबको रखने का तरीका एक जैसा है, तो हमें टोटल कलर्स कितने मिलेंगे, लास्ट रिजल्ट 7 ही रहेगा। ठीक है, फिर सोचा कि चलो ठीक है, इसको उल्टा करके देख लेते हैं। ठीक है, पहले दोनों प्रिज्म सीधे थे, इन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म सीधा कर दिया और एक उल्टा कर दिया। तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से अपने को कितने कलर मिले, 7 कलर्स मिल गए। और इसने क्या किया, दूसरे प्रिज्म ने उन 7 के 7 कलर्स को मिक्स कर दिया और एक ही बना दिया। तो अपने को यहाँ से क्या पता लगा कि टोटल 7 कलर्स ही हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा कलर्स अपने पास नहीं है। पहले वाले प्रिज्म ने क्या किया, 7 कलर बना दिए। दूसरे वाले प्रिज्म ने क्या किया, उन 7 के 7 कलर्स को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, तो ये न्यूटन का एक्सपेरिमेंट आता है। ये पेपर में कई बार पूछा जाता है कि व्हाट विल हैपन इफ़ वी अरेंज 2 प्रिज्म लाइक केस 2 एंड केस 3। तो आपको इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ठीक है, तो ये है इसका आंसर जो आपको वर्ड्स में लिखना है, और ये डायग्राम आपको बुक में गिवन है। ठीक है, तो एक बार इस चीज़ को नोट कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास रेनबो। रेनबो इज़ द नेचुरल स्पेक्ट्रम, दैट इज़ वी कैन से इट इज़ द डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय नेचर। ठीक है, स्पेक्ट्रम जो है वो फैंसी नेम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट के लिए ही। स्पेक्ट्रम का मतलब जो हमें 7 कलर्स दिखते हैं। ठीक है, तो रेनबो अपने पास क्या है, एक स्पेक्ट्रम है सनलाइट का। इसकी कंडीशन क्या है, हमें रेनबो कब दिखाई देगा, तो 2 कंडीशन है इसकी। पहली चीज़ कि उस वक्त बारिश हुई होनी चाहिए। ठीक है, बारिश के थोड़ी देर बाद ही दिखाई देता है। सेकंड कंडीशन है कि सन
तो सन मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब हुआ कि आप इस तरफ खड़े हो तो सन इस तरफ होना चाहिए, पीछे की तरफ सन और आगे की तरफ आपको ऑब्जर्व होगा, यानी कि जिस तरफ रेनबो दिखता है सन उसके अपोजिट होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और इसका 3 स्टेप में होता है हमारे पास। इसमें सबसे पहले होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन देखिए कैसे होता है, सन से लाइट आई, ठीक है, सन से लाइट आई तो एयर से वाटर में गई, वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ड्रॉप से छोटा साइज होता है ड्रॉपलेट का। एयर में जैसे ही जाएगी तो क्या होगा, एयर से वाटर में गई तो मीडियम चेंज हो गया। तो ये छोटे छोटे जो वाटर ड्रॉपलेट है वो प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं और इसका लाइट का डिस्पर्जन कर देते हैं, ठीक है। 7 कलर टूट गए, ठीक है, अपने पास इस तरह से कलर आ गए। सेकंड स्टेप में क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि लाइट जो है मीडियम के बाहर ना निकले, अंदर ही अंदर मुड़ जाए, ठीक है। इसका मतलब कैसे होता है, इसको देखिए पहले अपने पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। मान लेते हैं मेरे पास ये एक लाइन है जिसके नीचे डेंसर मीडियम है और जिसके ऊपर रेयर मीडियम है। मुझे पता है कि अगर रेयर से डेंसर आएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगी। अगर मैं इसको डेंसर से रेयर भेजूँ इस तरह से, दिस इज़ नॉर्मल, तो जाना इसको ऐसे चाहिए था, किधर जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। दिस इज इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अगर हम इसका एंगल थोड़ा सा और बढ़ा दें, थोड़ा सा और बढ़ा दें, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब लाइट बाहर निकलने की जगह अंदर की तरफ ही मुड़ जाती है, ठीक है। तो व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट शो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं छोटा सा एक बार, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर एट सम एंगल, किसी एंगल के ऊपर क्या होता है कि वो लाइट जो है डेंसर से वापस डेंसर में ही आ जाती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपके चैप्टर है छाया मत छूना हिंदी में, उसके अंदर आपने इसमें एक वर्ड सुना होगा कि मृग तृष्णा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मिराज। तो मिराज जो है समुद्र में उसमें होता है, रेगिस्तान में। रेगिस्तान में ऐसा होता है कि आपको पानी दिखता है धूप में। ऐसा गर्मियों में भी होता है, गर्मियों में आप जब गाड़ी से जाते हो तो आपको लगता है कि सड़क पे पानी गिरा हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब तो बारिश है तो अब तो ऐसे दिखेगा, वो रियल पानी होगा, ठीक है। लेकिन जो गर्मी में अपने को दिखता है, अपने को लगता है ये टायर भीगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो किसके से होता है वो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो इसके लिए हमें एक पर्टिकुलर एंगल चाहिए जिसके ऊपर ये हो सकता है। अब बारिश के बाद हवा में 2-4 बूंदे होती है, करोड़ों बूंदे होती हैं, तो करोड़ों बूंदे होती है, ठीक है। उनमें से अगर 1 लाख बूंदों ने भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखा दिया तो हमें एक बड़े साइज का इंद्रधनुष दिखाई देगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अपने पास क्या है, इस तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स आई और इन्होंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखा दिया और ये लाइट ऐसे कैसे मुड़ गई, ठीक है। और यही लाइट हमारे पास ऑब्जर्वर के पास आँखों पे पहुँचती है और उसको यहाँ से ऐसे 7 कलर दिखाई देते हैं और दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास रेनबो बनता है और ये है इसका डायग्राम जो हमें बुक में दे रखा है, ठीक है। एक बार इसको देखो, ये है इसकी डेफिनेशंस और कंडीशंस, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। कई बार क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है डायरेक्ट कि रेनबो फॉर्म कैसे होता है, तो आपको इसके अंदर ये डायग्राम बनाना है, इसकी कंडीशन लिखनी है कि कब कब होता है और तीनों स्टेप लिखने हैं। सबसे पहले क्या होगा, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर ड्रॉपलेट्स इट शो रिफ्रैक्शन, जो कि हमने फर्स्ट स्टेप में लिखा है, ठीक है। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, द लाइट आफ्टर डिस्पर्जन, जो इसके अंदर लाइट की टूट गई उसमें से कुछ पार्ट ऐसा होगा जिसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, बहुत सारी बूंदें हैं पानी की हवा में और बहुत सारी रेज हैं, उनमें से कुछ ना कुछ रेज तो हमें TIR शो करती है। TIR दैट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फिर वो बाहर डेंसर से रेयर में आएगा तो अपने को क्या दिखाई देगा, रेनबो दिखाई देता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है, एक बार इसको नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। देखिए इसमें क्या मतलब है, एटमॉस्फेयर का मतलब हमें पता है, हमारे चारों तरफ जो एयर है उसके अंदर जो रिफ्लेक्शन होता है अब हमें उसकी स्टडी करनी है। देखिए इसमें क्या होता है, हमें पता है कि हमारी अर्थ के चारों तरफ क्या है, एयर है, ठीक है। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो अगर हम बात करें, लेट्स से दिस इज़ आवर अर्थ, ठीक है, और इसका एटमॉस्फेयर इसके चारों तरफ होगा, तो एटमॉस्फेयर के लिए ये इसके चारों तरफ इसका एटमॉस्फेयर है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एयर है, एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं और अलग अलग गैसेस भी हैं, किसी की डेंसिटी कम है, किसी की डेंसिटी ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारे पास एयर होगी। अच्छा, अभी इस एयर के ऊपर क्या है, तो आंसर है इसके ऊपर है वैक्यूम, दैट इज स्पेस। स्पेस तो वैक्यूम है, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं वैक्यूम और एयर, तो इसमें से रेयर कौन, डेंसर कौन,
तो वैक्यूम हो जाएगा रेयर और एयर क्या होगी, डेंस। ठीक है, क्योंकि वैक्यूम के कंपैरिजन में एयर के पार्टिकल पास पास हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या है, रेयर, और नीचे क्या है, डेंस। और जब लाइट रेयर टू डेंसर चलती है तो क्या होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाती है। ठीक है, तो यही हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का, कि जब भी लाइट वैक्यूम से, दैट इज स्पेस से आएगी धरती पर, तो वो क्या होगी, जैसे ही एयर में जाएगी तो उसका रास्ता चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि व्हेन एवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम आउटर स्पेस दैट इज रेयर टू आवर एटमॉस्फेयर दैट इज डेंसर, इट्स पाथ चेंज, या फिर इट बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल। अब देखिए इसकी वजह से हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। इन रियलिटी हम जिस स्टार को देखते हैं वो वहाँ नहीं होता, वो उससे दूर होता है। ठीक है, कैसे, हमें थोड़ा दूर दिखाई देता है, वो इतना दूर होता नहीं। लेकिन आकाश के लिए जो है करोड़ों किलोमीटर, वो तो वैसे तो दूर ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पर इस तरह से एक स्टार है, लेट्स से दिस इज अ स्टार। तो स्टार की लाइट आएगी। अब स्टार की लाइट आई, वैक्यूम से एयर में जा रही है, तो क्या होगा, इट विल बेंड। इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल के पास मुड़ गई। ठीक है, और हमारी आंखों को क्या लगता है कि लाइट तो सीधा आ रही है, तो हमें स्टार यहाँ दिखाई देता है। तो दिस इज रियल स्टार एंड दिस इज इमेज ऑफ स्टार वी ऑब्जर्व। ठीक है, तो हमें स्टार जहाँ पर है वहाँ दिखाई नहीं देता। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ अपेरेंट स्टार पोजीशन, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या होता है हमारे पास, इसमें आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में क्या होगा, हमारे पास जैसे ऐसे अर्थ है, इसके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसमें एयर की डेंसिटी सेम होगी अलग अलग, तो आंसर है अलग अलग होगी। ठीक है, ये है हमारी अर्थ और ये है, हमने इसको 3-4 लेयर्स में बांट दिया इसके एटमॉस्फेयर को। अब स्टार की लाइट जो आई वो पहले इधर से इधर मुड़ी, फिर दोबारा मीडियम चेंज, फिर दोबारा मीडियम चेंज। तो हमें क्या लगता है, कभी लाइट इधर से आ रही है, कभी इधर से, कभी इधर से, और स्टार हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइट की पोजीशन बार बार बदल रही है और हमें क्या लगेगा, लाइट क्या हो गई, लाइट क्या हो गई, बार बार अपना रास्ता चेंज कर रही है, जिसके से हमें क्या लगेगा कि स्टार ट्विंकल कर रहा है। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि अर्थ के ऊपर टेम्परेचर नीचे ज़्यादा, ऊपर थोड़ा सा कम, तो यहाँ पे डेंसिटी कम हो जाएगी और ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि सबसे नीचे वाली लेयर हो गई रेयर और उससे ऊपर वाली हो गई डेंस। ठीक है, अब उसके ऊपर हवा की अमाउंट कम हो गई, तो ये हो गया रेयर, और ऊपर टेम्परेचर और ज़्यादा कम हो गया, तो ये फिर से डेंस। तो रेयर डेंस ऐसे हमारा एटमॉस्फेयर जो है 1000 किलोमीटर तक तो फैला हुआ है, जिसको हम अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, और रियलिटी में 1 लाख किलोमीटर ऊपर तक हवा मिलती है, लेकिन उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो न जाने कितनी सारी लेयर्स बनती है रेयर डेंसर की, तो न जाने कितनी बार इसका रिफ्रैक्शन होता है, जिसके से हमें लाइट ट्विंकल करते हुए दिखाई देती है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है अपने पास सनराइज एंड सनसेट। तो इसमें भी एटमॉस्फेयर का रोल है। जो सन हम देखते हैं सुबह सुबह, वो रियल का सन नहीं होता। सन जो राइज है वो 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देता है। इसका रीज़न क्या है कि जैसे मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है और ये इसके एटमॉस्फेयर है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कोई पर्सन है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ पर सन होगा अपने पास रियल में। सन की लाइट जो जाएगी वो इस तरह से जाएगी और ये ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, मुड़ना है लाइट को रेयर टू डेंसर में। ठीक है, और हमें क्या लगेगा कि ये लाइट यहाँ से आ रही है और ये है रियल सन, और दिस इज़ एपरेंट सन, जो हमें लगता है कि सन यहाँ पर है। और इस चीज़ में कितना फ़र्क आता है, 2 मिनट का। यानी कि वी ऑब्जर्व एक्चुअल सनराइज 2 मिनट बिफोर द सनराइज। ठीक है, हमें जो सन है वो 2 मिनट पहले ही दिखाई दे जाता है। सेम चीज़ होगी जब वो सनसेट होगा, तब भी सनसेट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, लाइट ऐसे आई और ये मुड़ गई, और हमें क्या लगेगा, सन अभी भी है। तो हमें क्या होगा कि सन पहले भी दिखाई देता है
सनराइज से और सनसेट होने के बाद तक दिखता रहता है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस है, एक बार इनको नोट कर लो। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि जैसे सनराइज सनसेट हमने को पहले दिखाई दी, तो इसमें आता है कि अगर हम एस्ट्रोनॉट होते यानी कि स्पेस में होते तो क्या हमें ये चीज़ ऑब्जर्व होती? तो आंसर है नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेयर अर्थ पे है, स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है। उसी तरह से क्या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हमें ऑब्जर्व होता बाहर? आंसर है नो। अपरेंट स्टार पोजीशन? आंसर है नो। क्या हमें स्टार ट्विंकल करते हुए दिखाई देते अगर हम उसमें होते, स्पेस में होते? तो नो आएगा। ठीक है, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर ही नहीं है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में जो बनते हैं। इस चीज़ को एक बार आप 2 बार पढ़िए, तो काफ़ी इजी चैप्टर है और यू विल गेट इट। ओके, थैंक यू।